आज हम आप लोग को भारत की जो संविधान है उसकी हम प्रस्तावना बताएंगे कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में जो वर्ड लिखे हुए हैं उसका मायने क्या है, ठीक है। क्या प्रस्तावना में ही पूरा संविधान निहित है? क्या हम प्रस्तावना से हम पूरा संविधान को समझ सकते हैं, या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, ठीक है। या प्रस्तावना को लेकर किन किन केस में किन किन क्या क्या विवाद हुआ है, तो चलिए हम आज आप लोग को वो बताएंगे। और अभी आपको फिर हम एक बार बता देते हैं कि आपका BA सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। फर्स्ट में आज चौथा क्लास है, ठीक है। अगर आप अभी तक 3 क्लास नहीं देखे हैं तो जा कर के इसी चैनल पे जाके देख ले, इसका सिलेबस भी बता गया है। और आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें आज की क्लास का टाइटल है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रस्तावना क्या है, ठीक है। या हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से या जो उसमें निहित शब्द है उससे मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत क्या है, भारत एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है? संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ठीक है। चलिए ठीक है, ये है। लेकिन आप लोग को ये क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि संप्रभु संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। तो चलिए हम उसको आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले संप्रभुता, ये संप्रभु संपन्न, ठीक है, उसी को हम संप्रभुता भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सर्वोच्च स्वतंत्र, ठीक है। संप्रभु संपन्न मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊपर और स्वतंत्र, ठीक है। मतलब भारत किसी भी, ठीक है, भारत जो है किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति में जो है ना नियंत्रण पूर्णता अपने पास रखता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, ठीक है। संपूर्ण प्रमुख संपन्न राष्ट्र बन जाता है, संप्रभु संपन्न राष्ट्र बन जाता है क्या, भारत, ठीक है। और इसमें जो है सीधे प्रत्यक्ष, हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने गए मुख्य सरकार के द्वारा संतुलित या शासित किया जाता है। और यही सरकार कानून बना करके हम लोग के ऊपर शासन करता है। इसका कुल मिला के हम कह सकते हैं संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्र, सर्वोच्च, ठीक है। इसमें हमको किसी के परमिशन लेने नहीं पड़ते, या किसी राज्य का परमिशन नहीं लेना पड़ता है, या विदेशी का हो चाहे आंतरिक मामला में हो, ठीक है। और हम जो उसमें जो सरकार बैठे हैं वहाँ पे उसको हम लोग चुन करके सीधे तौर से भेजते हैं, ठीक है। और जिसको हम चुन करके सरकार बनाते हैं वही सरकार जो हम लोग कानून बना के देती है, वही कानून बना करके हम लोग के ऊपर शासन करती है, उसी को हम संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। अगला है समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छा से ही याद रखिएगा, ये जो है पहले नहीं था प्रस्तावना में, जिस टाइम प्रस्तावना बना था। तो चलिए हम आपको समाजवादी क्या है उसको हम बताते हैं। देखिए, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया है संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में। और ये जो है हमारे जैसे नागरिक जितने भी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, मूलतः नागरिक जो हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक समानता देता है, ठीक है। मतलब आप लोग देखते होंगे गांव घर में या चाहे कहीं भी देखते होंगे, चाहे आप बिहार से बाहर जाएं, ठीक है, या कहीं भी चले जाइए, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ का अनुभव होता होगा कि इसके पास पैसा कम है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो जो अमीर होते हैं गरीब को अलग दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। और उससे भी नहीं होता है तो गांव में देखा जाता है जो अपर कास्ट के है, लोअर कास्ट को अजीब बिहेव से व्यवहार करते हैं, अजीब दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। मतलब उसको हम कह सकते हैं धर्म, नस्ल, रंग, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है।
इसी को हटाने के लिए, इसी को समानता देने के लिए, इसी को बराबर की भागीदारी देने के लिए हमारे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द का जगह प्रस्तावना में दिया गया, जिसमें उसका उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे यहाँ सामाजिक आर्थिक तौर पे, चाहे जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म के नाम पे, भाषा के आधार पे भेदभाव होता है, वो नहीं हो सके, उसको बराबर का दर्जा अवसर सरकार के द्वारा दिया जाए। ठीक है, इसीलिए इसको हम ऐड किए हैं। लेकिन इसमें कुछ अलग पॉइंट्स हम इसमें नोट्स किए हैं। जैसे कि देखिए, कहता है कि केवल कुछ लोगों के हाथ में धन जमा होने से रोकेगी कौन? सरकार। ठीक है, अगर आप लोग समझ सकते हैं कि एक ही आदमी के पास पर्याप्त धन हो जाएगा, फिर तो ये तो अमीर हो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे कौन रोकेगा? सरकार रोकेगा, काला धन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी। कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, वहीं भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है। आप ये तो नहीं समझे होंगे कि मिश्रित फल क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। जिस टाइम हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। तो उस टाइम रसिया, अमेरिका और देश के बीच में जो है युद्ध चल रहा था। किस चीज़ का युद्ध चल रहा था? तो इकोनॉमिकल पॉलिसी के लेकर चल रहा था। तो कोई कह रहा था समाजवाद को अपनाएं, कोई कह रहा था पूंजीवाद को अपनाएं। ठीक है, अगर हम समाजवाद को अपनाते हैं तो हम अमेरिका से दुश्मनी लेते हैं, अगर हम पूंजीवाद को अपनाते हैं तो हम रूस से दुश्मनी लेते हैं। उस टाइम का वो दौर था 1950 से 55 के बीच का। ठीक है, तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी एक अच्छा मतलब विचार लाए अपने मन में, और वो सोचे कि हम जो है ना समाजवाद की तरफ जाएं, ना हम पूंजीवाद की तरफ जाएं, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि हम समाजवाद को भी अपनाएं और पूंजीवाद को भी अपनाएं, दोनों का अपना अपना रोल होगा। उसी को हम इसमें कहा गया है कि मिश्रित फल का भाग है। आर्थिक मॉडल को अपनाया है सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानून और अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन क्या होता है? देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन क्या होता है? भेदभाव, उच्च नीच, इसको हटाना है। किसके द्वारा? समाजवाद के द्वारा। ठीक है, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया। किसके लिए बनाया? जो भेदभाव होता है, भेदभाव, उसको हटाने के लिए अस्पृश्यता कानून लाया, जमींदारी अधिनियम लाया। ठीक है, समान वेतन, समान काम, समान वेतन लाया ताकि उसमें भी उच्च नीच ना हो। ठीक है, बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बाल श्रम निषेध का मतलब होता है जो 14 वर्ष की उम्र से कम जो है उसको हम काम पे नहीं लगा सकते हैं। अगर हम काम पे लगाते हैं तो दंडनीय अपराध है, हमें पकड़े जाने पे कानूनी सज़ा की प्रावधान है। ठीक है, और हम जो है इसी के लिए जो फ्री शिक्षा है उसको लागू किया। ठीक है, तो आप लोग समाजवाद समझ गए होंगे। ठीक है, अब है पंथ निरपेक्ष। आज के समय में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में बहुत ही डिबेट है और बहुत ही अंतर भी है। ठीक है, तो चलिए हम पंथ निरपेक्ष को पहले समझते हैं कि कब जोड़ा गया। पहले ये भी नहीं था पहले प्रस्तावना में, तो इसको जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। जिस टाइम समाजवाद को जोड़ा गया है उस टाइम 3 जोड़ा गया था, जिसमें कि पहला बता दिया, दूसरा बता रहे, तीसरा और है बताएंगे पीछे। इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सभी पंथ की समानता और पांथिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। ठीक है, पंथ क्या होता है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में भी जैन, बौद्ध, कबीरपंथी, क्या क्या बुद्ध है, वो हम पंथ है। ठीक है, यही कहता है यह सभी पंथ को समान सहिष्णुता सुनिश्चित करता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य, देश। ठीक है, भारत का कोई आधारिक पंथ नहीं है,
भारत में कोई एक पंथ नहीं है, अनेक पंथ है, अनेक धर्म है, कोई एक पंथ नहीं है जो विशेष रूप से उस पर बल देगा। ठीक है, यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी को से भेदभाव करता है। ठीक है, यह सभी पंथों का समान सम्मान करता है, वो एक समान व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब इसका कोई अपना पंथ तो है नहीं जो किसी से हम भेदभाव करेंगे, किसी को बढ़ावा देंगे। समान रूप से समान व्यवहार करता है हर पंथ के आदमी से, हर पंथ के व्यक्ति से। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी न किसी पंथ का उपासना होता है, पालन करना होता है, प्रचार करना होता है, इस सब चीज़ का अधिकार संविधान देता है। ठीक है, हम किसी पंथ में गए तो उसको बढ़ाएंगे ना, हम उसका उपासना करेंगे। उसका उपासना का क्या मतलब होता है, उसका नियम कानून क्या होता है। किसी धर्म में तो शादी नहीं करना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, मतलब मांस मछली नहीं खाना, या श्वेत वस्त्र धारण करना, या भगवा रंग धारण करना। ठीक है, मतलब इसका मतलब उपासना होगा, पालन, उसका उसके नियम। ठीक है, उसके काम, उसको उसका जो है उस पर हम चलेंगे। प्रचार मतलब उसको बढ़ावा देंगे। उसका अधिकार संविधान देता है सभी नागरिक को, चाहे वो पांथिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में बराबर होता है। ठीक है, सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पांथिक अनुदेश लागू नहीं होता है। जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ये सब नहीं होगा कि आप इस पंथ से उस पंथ, इसमें कोई ना पंथ का प्रचार होगा, न उपासना होगा, न पालना होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें बराबर होगा। ठीक है, अगला है लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक आप लोग समझ ही सकते हैं, और हम आप पिछले क्लास में बताए भी हैं लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, फिर भी हम आपको एक बार संक्षिप्त में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। भारत एक स्वतंत्र देश है, ये तो आप लोग को भी पता है। किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष सीट आरक्षित की गई है। देखिए इसमें क्या आता है, संसद का चुनाव हो चाहे विधायक का, यानी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो, चाहे जिसका भी चुनाव हो। ठीक है, उसमें SC ST का जो है रिजर्वेशन सीटों में दिया गया है। या स्थानीय निकाय हो, ठीक है, उसमें महिलाओं की जो भूमिका है उसमें भी आरक्षण दिया गया है। निश्चित अनुपात में सीट का आरक्षित किया गया है। सभी चुनाव में महिला के लिए 1/3 सीट को जो है आरक्षित किया है। ठीक है, हालांकि इसका क्रियान्वयन कैसा होगा यह निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र संस्था है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने की कोशिश या सदैव तत्पर रहते हैं कि हम स्वतंत्र कराएं, निष्पक्ष कराएं। ठीक है, तो इसमें कोई दुराई भी नहीं है, होता भी है। ठीक है, उसी तरह एक शब्द होता है राजशाही। ठीक है, राजशाही होता है, एक तो लोकतंत्र हुआ, एक और शब्द होता है राजशाही। राजशाही है जिसमें कि राज्य प्रमुख वंशानुगत होता है, इसका बेटा, उसका बेटा, उसका पुत्र, ऐसे करके वंशानुगत होता है। जीवन भर पद त्याग करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत होता है गणतांत्रिक राष्ट्र, जिसमें राष्ट्र प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी चाहिए। उसका चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, कॉलेजियम पद्धति, कॉलेजेज द्वारा चुना जाता है, नहीं कॉलेजियम के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अगला है शक्ति विभाजन। अब देखिए शक्ति विभाजन किसके पास है। ठीक है, भारत में। तो यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियाँ केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती है। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती है। मैं आपको बताए भी थे कल, अनुसूची में राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची। ठीक है, इसी के तहत ये आता है। ठीक है, एक दूसरे से अलग है, अधीन नहीं है, एक दूसरे से अलग है। इसको जो है संविधान के द्वारा राज्य को भी शक्ति दिया गया है और केंद्र को भी शक्ति दिया गया है। ठीक है, अगला है संविधान के उद्देश्य को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। अब आइए प्रस्तावनाओं पे। ठीक है, तो प्रस्तावना का क्या उपयोग है, क्या महत्व है स्टूडेंट, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए संविधान का जो उद्देश्य है या संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसको प्रकट हम एक शॉर्ट फ्रेमिंग के रूप में प्रस्तावना का नाम दिया है। प्रस्तावना में शॉर्टकट में दिया हुआ है, हम आपको, या आप प्रस्तावना पढ़ के पूरा संविधान का निचोड़ जान सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हम जो है प्रस्तावना का उपयोग करते हैं और प्रस्तावना का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रस्तावना किससे प्रभावित है।
ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य तथा लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक है। प्रस्तावना से क्या होता है? प्रस्तावना से जो है संविधान का लक्ष्य, दर्शन, ठीक है, अपेक्षा, उद्देश्य सभी प्रस्तावना में मिल जाते हैं। ठीक है। प्रस्तावना मतलब यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी सीधे सीधे जनता से प्राप्त कर, मतलब संविधान किसमें निहित है? किसमें निहित है? जनता में निहित है। संविधान किसी और में नहीं है, संविधान जनता में निर्मित है। प्रस्तावना में लिखा भी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ऐसे करके लिखा भी है। ठीक है। तो जो है संविधान भारत की जनता में निहित है। ठीक है। जनता से प्राप्त करती है शक्तियाँ, अपनी शक्ति कहाँ पर प्राप्त करती है? जनता से, भारत की जनता से। इसी कारण हम कहते हैं हम भारत के लोग। इस वाक्य से प्रारंभ होती है, ठीक है प्रस्तावना। एक है बनाम, एक केस आया था, वाद विवाद आया था, उसका नाम है केहर सिंह बनाम भारत संघ के। बाद में कहा गया था कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन ये हम कैसे मान सकते हैं कि संविधान सभा भारत की जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती है? उसमें भी तो चुना हुआ था ना। ठीक है। लेकिन ये जो है नहीं माना गया, इसको न्यायालय ने खारिज कर दिया। ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसको सुनिएगा ध्यान से। अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है। तो चलिए हम आपको प्रस्तावना की ओर ले चलते हैं। एक बार हम प्रस्तावना पढ़ देते हैं। आप लोग प्रस्तावना को रट जाइएगा, घोट के पी जाइए, चाहे जैसे कीजिए, उसको रट लीजिएगा और एक एक वाक्य जो इसमें दिया हुआ उसका मतलब मीनिंग समझिएगा। इससे क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है। देखिए, एक ऐसा होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव वाइज हम क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट। अगर आप अभी क्लास कर रहे हैं मेरा, ठीक है, नोट भी कर लिए, आपको याद नहीं रहेगा, हम गारंटी देते हैं। जब तक आप जो है इसको विशेष रूप से नहीं गहन अध्ययन नहीं कीजिएगा, आप लोग को याद नहीं रहेगा। फैक्ट भी आप लोग नहीं रट पाइएगा। ठीक है। नहीं रटा जा सकता है। 100% में 20% आप याद रखिएगा, 80% भूलिएगा। अगर ये हम आपको एक बार क्लास ध्यान से मेरा क्लास सुन लेते हैं या देख लेते हैं, नोट्स कर लेते हैं, तो कम से कम 70-80% आपके माइंड में हमेशा वो रहेगा। बस एक बार रिविजन मांगेगा, एक बार रिविजन कीजिए और उतना पाइए। तो चलिए हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका जो दिनांक है 26 नवंबर 1949। ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना को लेके कौन कौन क्या कहा है। ठीक है। तो आपको इसमें है बहुत बड़ा है, किसी ने कुछ कहा है, तो हम उतना भी नहीं जाते हैं। ठीक है। नहीं कहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है। चलिए हम वो भी बता ही देते हैं आपको। ठीक है। देखिए प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। ठीक है। एक है नानी पालकी वाला। ठीक है। नानी पालकी वाला जो है प्रस्तावना संविधान की परिचय पत्र है। नानी पालकी वाला ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। के एम मुंशी ने कहा प्रस्तावना संविधान का राजनीतिक कुंडली है। ठीक है। के एम मुंशी क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ठाकुरदास का प्रस्तावना जो है एक संविधान का आत्मा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। डी वासु हैं एक, ठीक है, उन्होंने कहा प्रस्तावना भारतीय जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं और आशाओं का दर्पण है। ठीक है। इसी तरह जो है अर्नेस्ट वाकर है, उसने कहा प्रस्तावना संविधान की आभूषण है। ठीक है ना। ये
क्या है, प्रस्तावना के बारे में जो है हमारे जो विशेष विद्वान कहे जाने वाले या विशेष सलाहकार या विशेष राजनीतिक कहने वाले, उसने प्रस्तावना को संविधान के बारे में अमुक अमुक चीज़ कहा है। ठीक है, उसी में एक के एम मुंशी है, उसने कहा है, जो उसमें बताए थे, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया है। ठीक है, और इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में कि जो है 4 शब्द को जोड़ा गया है, वो कौन कौन सा शब्द है, देखिए हम आपको पहले बताए हैं। 3 शब्द को जोड़ा गया है, तो उसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमारा मतलब भारतीय संविधान बना दिया है, किस कारण है, कि क्या मायने है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो उसको हम चलिए देखते हैं। मतलब उसका है, संविधान सर्वोच्च कानून माना जाता है, संविधान से बढ़ के कोई नहीं है इस देश में, उसको सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, और ये समाज में अखंडता बनाए रखता है। ठीक है, मतलब अखंडता बनाए रखता है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ उस टाइम विखंडित राज था, उसको एक महान राष्ट्र के रूप में निर्माण किया। ठीक है, और नागरिक के बीच एकता और बढ़ावा में मदद दिया कौन, संविधान दिया। ठीक है, और भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सद्भाव को बढ़ावा देता है, एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से, देखिए तभी तो मतलब आप व्यवहार में क्या है नहीं है वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा एक सद्भाव का भावना है हमारे देश में। ठीक है, तभी तो कहते हैं अनेकता में एकता। ठीक है, फिर लेकिन अब देखिए जो हमारा प्रस्तावना है उसमें हम आपको बताए थे कि मेन पॉइंट, मेन वर्ड जो होता है उसका मतलब आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, तो हम आपको उसका मतलब बताते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब हम बताते हैं। सबसे पहले न्याय, न्याय क्या होता है। ठीक है, न्याय का क्या ज़रूरत है, तो स्टूडेंट न्याय का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो आज का हमारा समाज है, ठीक है, इत्तर बित्तर है। ठीक है, अगर न्याय नहीं रहेगा तो समाज सही सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। तो सबसे उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है समाज में व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, जिसका बाद भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, आप लोग पढ़ेंगे आगे, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसको हम DPSP कहते हैं, विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से 3 तत्व शामिल है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस तीनों में न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि किसी भी आधार पर भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना चाहती है। मतलब सामाजिक न्याय का मतलब आप समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब न्याय में ही है उसका मतलब सब टॉपिक सामाजिक न्याय। ठीक है, जिसमें है ना 3, इसका मतलब है सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो हमारे समाज में पंथ, लिंग, धर्म, इस धर्म क्या है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, ठीक है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, लड़की है, लड़का है, इस जो भेदभाव करता है, ठीक है, उससे बचाता है सामाजिक न्याय उस। ठीक है, और समाज में भेदभाव नहीं हो उसके लिए भेदभाव रहित समाज का निर्माण करता है कौन, सामाजिक न्याय। ठीक है, अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय है जो, इसका अर्थ है कि मतलब संपत्ति, आय, ठीक है, किसी की संपत्ति बहुत ज़्यादा है, किसी की संपत्ति बहुत कम है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, जो कि अब लागू हो चुका है। ठीक है, और सभी लोग को अपने जीवन यापन के लिए जो है कमाने का अवसर मिले, रोजगार मिले। ठीक है, इसमें हम राजनीतिक न्याय का आर्थिक न्याय कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा है कि सामाजिक न्याय, ये सॉरी राजनीतिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय में क्या है कि जो भी लोग हमारे बीच में हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, एक दूसरे को जो है, अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, हम पुरुष हैं, आप महिला हैं, ठीक है, हम फॉरवर्ड हैं, आप बैकवर्ड हैं, ठीक है, या आप हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ठीक है, इसमें भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए चुनाव में, एकदम निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से हमको भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए राजनीतिक न्याय है। ठीक, अगला है समानता। ठीक है, समानता का मतलब क्या होता है, समानता का अर्थ होता है कि समाज के किसी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, सभी लोग को बिना किसी भेदभाव के हर चीज़ के लिए समान अवसर दिए गए हैं, कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, कानून किसी को भेदभाव नहीं करने देगा, नहीं करता है, नहीं होगा। कानून की नज़र में आप जितना बराबर हैं उतना हम हैं, आपका जितना हक है उतना मेरा है, आप
मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, जितना आपका है उतना मेरा है, आप डोम है, हम ब्राह्मण है, भूमिहार है, उतना ही आपका उतना ही मेरा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। और स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता शब्द का मतलब होता है कि अपने जीवन का तरीका चुनने, ठीक है, विचार चुनने, व्यवहार किसी भी तरह का जो हमको है ना, धरना करने का, किसी के प्रति प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, किसी के प्रति बयान देने का। हाँ, विवादित बयान नहीं दे सकते हैं, किसके ऊपर, संविधान के ऊपर, देश को खतरा जिसमें नहीं हो, जिसमें अगर देश का खतरा है वो बयान हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस सब चीज़ को हमको स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही कर सकता है। अब देखिए बंधुत्व क्या होता है। बंधुत्व शब्द का अर्थ भाईचारे की भावना और देश और सभी लोगों के साथ भावनात्मक लगाव है। बंधुत्व राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। देखिए बंधुता क्या है, हम आप भाई भाई हैं, इसमें देश हित, राष्ट्र हित, ठीक है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का भावना बंधुत्व शब्द से उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देखिए उसके उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना या इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा, फिर इसको हम एक बार आपको डेडिकेट करा देंगे। यह जीवन जीने का एक तरीका प्रदान कराता है। इसमें सुखी जीवन की अवधारणा के रूप में भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता शामिल है और जिसे एक दूसरे से नहीं लिया जा सकता है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, ना ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोग का वर्चस्व पैदा करेगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीज़ों का स्वाभाविक क्रम नहीं बना सकेगी। देखिए इसका महत्व इसलिए है, ठीक है, कि हमारे जो जीने का तरीका है, ठीक है, उसमें सुखी जीवन हो, ठीक है, भाईचारा हो, हम लोग को स्वतंत्रता हो, हम लोग को समानता मिले हर चीज़ में, हम लोग एक बंधुत्व के रूप में रहे। ठीक है, इसका मतलब ये है। और इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ स्वतंत्र है तो हमको समानता की जरूरत नहीं है, बंधुता की जरूरत नहीं। एक दूसरे से तीनों इंटरलिंक है, तीनों जब तक नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप एक सुखी समाज, सुखी जीवन में नहीं जी पाइएगा, नहीं रह पाइएगा। तो इसीलिए जो है एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से सम्मिलित है, एक दूसरे के साथ है। ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना का संशोधन कब कब किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका संशोधन 1976 में किया गया, 42वें संविधान संशोधन। इसमें एक केस आया था, इंपॉर्टेंट केस है, इसका केस का डेट पूछता है और संविधान संशोधन पूछता है। केशवानंद भारती मामले फैसले के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। कब इसको स्वीकार किया गया, 1976 में। ठीक है। अगला है संविधान के एक भाग के रूप में संविधान अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है किसके अनुसार, आर्टिकल 368 के अनुसार प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब तक 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। ठीक, जो कि जिसमें हम आपको बताए थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो जोड़ा गया था। ठीक है, संप्रभु और लोकतंत्र के बीच समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, जो हम सीधे तौर से कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आज तक जो है संविधान में ये प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया है। ठीक है। अगला है राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। कब, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना की स्थिति अभी क्या है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होने पर सुप्रीम कोर्ट कई बार चर्चा हुई है। इसमें निम्नलिखित दो मामला पढ़कर समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला है बेरुबाड़ी मामला। इसका क्या था, डिबेट कि भारत पाकिस्तान समझौता हुआ था उस टाइम। ठीक है, उसी में परिक्षेत्र में कहा गया था कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है। ठीक है, तो इसी लेकर के जो है डिबेट आया था। तो चलिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका उपयोग संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत संदर्भ के रूप में किया गया। बेरुवारी संघ से संबंधित भारत पाकिस्तान समझौते के क्रियान्वयन और परिक्षेत्रों के आदान प्रदान पर था। ठीक है, जिस पर 8 सदस्यीय पीठ ने विचार करने का निर्णय लिया था। न्यायाधीशों बेरुवारी के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। ठीक है, पहली बार कब संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, बेरुवारी में।
बेरुबारी बेरुबारू जब इसका केस आया उसमें, ठीक है। लेकिन ये डिबेट उल्टा भी इसका जो है न्यायिक पूर्वावलोकन भी हुआ, ठीक है। इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है कहा गया था, क्योंकि अगर संविधान के साथ प्रस्तावना नहीं है तो प्रस्तावना कुछ भी हो, हम इसको क्या कानून के अंदर रखेंगे, नहीं रखेंगे, न्यायालय का कहना था। लेकिन 1976 में जब केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार केस आया, उसमें था, इसमें एक 13 न्यायाधीश का पीठ बुलाई गई, ठीक है, और इस याचिका पर सुनवाई की, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा, और प्रस्तावना किसी भी प्रतिबंध या निषेध की सर्वोच्च शक्ति या स्रोत नहीं है, ठीक है। ये संविधान के कानून और प्रावधान की व्याख्या महत्वपूर्ण भूमिका से निभाती है। संविधान की जो है लक्ष्य उद्देश्य जितने भी हैं उसका जो है प्रमुख भूमिका निभाती है व्याख्या करने में। तो यह निष्कर्ष निकला इस केस में कि प्रस्तावना संविधान के परिचयात्मक भाग का हिस्सा है, ठीक है। फिर 1995 में केंद्र सरकार बनाम LIC जो भी चलता है ऑफ इंडिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय की अदालत में इसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था अभी तक हम आपको बताए कि प्रस्तावना क्या है, ठीक है। प्रस्तावना में जो वर्ड हैं वो क्या है, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में संविधान को लेकर क्या क्या कहा है, कौन कौन क्या कहे हैं, ठीक है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। अभी प्रस्तावना क्या है और उसका जो अभी का उद्देश्य क्या है वो बताए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताए हैं कि अभी का स्थिति क्या है, इसमें कितने केस हुए, कि प्रस्तावना को भारत का अभिन्न अंग मानने के लिए कितना केस को डिबेट करना पड़ा, कितना केस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना पड़ा, ठीक है। अब हम आपको जिस एग्ज़ाम नज़दीक आएगा इसी से रिलेटिव हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है, उसका पूरा एक हम लिख करके आपको बताएंगे, लिखवा देंगे। और उसका बहुत कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि हम आपको जो है बता देंगे। नहीं, अगर अभी आप चाहते हैं लोग देखने के लिए क्वेश्चन तो रुकिए 1 मिनट, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें है ना कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ कुछ नोट्स में दिया है, फ्रांस मात्र एक ऐसा देश है जहाँ प्रस्तावना संविधान के माध्यम में बाकी संपूर्ण देश से संविधान के प्रारंभ में ही लेकिन भारत जो है अपवाद है। जब संविधान निर्माण हो गया तब हम लोग जो है प्रस्तावना लिखे थे, ठीक ना। हाँ, बहुत ऐसा देश है जो कि पहले प्रस्तावना लिखता है उसके आधार पर संविधान लिखता है, लेकिन भारत उल्टा किया, पहले संविधान लिखा उसके बाद प्रस्तावना लिखा, ठीक है। उसके बाद हम संविधान का दर्शन बताएंगे, इसका एक स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है। आप लोग निफिक्र रहे, निश्चिंत रहे, ठीक है। उसके बाद जो है संविधान के 3 भाग मौलिक अधिकार जब जाएंगे आगे, अब मौलिक अधिकार के ही आसपास आने वाले हैं क्लास, तो आप लोग का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये नोट्स हम आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम में से अवश्य जुड़े, हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए इस क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।